और ये लाइव तस्वीरों के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो आज गौरव के क्षण भारत देख रहा है, देश देख रहा है। 121 वर्ष के ओलंपिक इतिहास में ये स्वर्णिम पृष्ठ है जिसको कि देश के खिलाड़ियों ने लिखा है तिरंगे के साथ, तिरंगा लहराता हुआ। और ये क्षण है जिसको कि देश इस वक्त जी भी रहा है, देख भी रहा है और उसका अनुभव भी कर रहा है। बजरंग पूनिया जिन्होंने कांस्य पदक जीता, बड़ी आशा थी और कांस्य पदक वो जिस तरह से वो खेल में वापस लौटे और कांस्य पदक लेकर उन्होंने एक इतिहास रचा, वो हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने एक बात भी कही कि कांस्य जो है सोने में बदलेंगे, ये ज्यादा बड़ी बात है। उन्होंने कहा कांस्य जो है सोने में बदलेंगे। 2024 के ओलंपिक में जब मैं वापस आऊंगा तो स्वर्ण के साथ आऊंगा। ये एक बहुत बड़ी बात है जो एक बड़े खिलाड़ी का एक जो उसका टेम्परामेंट है उसकी ओर इशारा करता है कि कितने बड़े खिलाड़ी हैं, कितना बड़ा जज्बा है और किस टेम्परामेंट के वो खिलाड़ी हैं। उन्होंने रेसलिंग में ब्रॉन्ज जीता और तमाम उनके प्रशंसक, तमाम खेल को चाहने वाले, ओलंपिक एक ऐसा खेल जिसमें देश का गौरव, देश का मान ऊपर उठता है। और वो क्षण जो है आज देश जब अपने खिलाड़ियों का, अपने चहेते खिलाड़ियों का स्वागत कर रहा है तो वो देखने को मिल रहा है। सिल्वर मेडल के साथ रवि दहिया आए हैं जो कि फ्री स्टाइल कुश्ती के हैं। फ्री स्टाइल कुश्ती वो लड़ते हैं जिसमें उन्होंने सिल्वर जीता है और बड़ी अच्छी कुश्ती उन्होंने उस दिन लड़ी। तो कुछ देर बाद अशोका होटल में सम्मान समारोह होगा जहां पे ये सारे आपके चहेते खिलाड़ी, हमारे देश के गौरव सब वहां पे मौजूद रहेंगे। गोल्ड जीतकर नीरज चोपड़ा लौटे हैं और पदक वीरों का सम्मान, बजरंग पूनिया का भव्य स्वागत। और हमारे साथ इस वक्त जो जुड़ रहे हैं वो अनिल विज साहब जुड़ रहे हैं, गृह मंत्री हैं हरियाणा से। और अनिल विज साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। और उस दिन देख रहे थे कि आपका जो उल्लास है, जो आपका जो उत्साह है, जो आपकी प्रसन्नता है, वो आप नाचने लगे और वो भांगड़ा करने लगे, भांगड़ा डाल दिया कहना चाहिए। और सारे देश ने देखा और वो उत्साह निश्चित तौर से हर देशवासी ने जो उल्लास था वो देखा। मैं जानना चाहता हूं, वो तो भांगड़ा तो देख लिया, आपके लड्डू भी देख लिए, मुझे ये बताइए कि हरियाणा के खिलाड़ियों को आप खिलाते क्या हैं, ये सब जानना चाहते हैं, जिससे कि ये जो माटी है और ये जो पदक हैं और प्रदेशों तक पहुंचे, ये जानना चाहते हैं। अनिल विज जी। देखिए, हरियाणा खिलाड़ियों का सबसे ज़्यादा सम्मान करता है। जितनी इनाम राशि हम देते हैं सारे देश में नहीं दी जाती। मैंने दूसरे देशों का कभी कैलकुलेटर नहीं किया, शायद उनसे भी ज़्यादा हो। हम गोल्ड जीतकर आने वाले को 6 करोड़ रुपया सरकारी नौकरी और कंसेशनल रेट्स पर हुड्डा का प्लाट देते हैं। जो सिल्वर जीत कर आता है हम उसको 4 करोड़ रुपया सरकारी नौकरी और हुड्डा का कंसेशनल रेट पर प्लाट देते हैं। ऐसी जो ब्रोंज जीत के आता है हम 2.5 करोड़ रुपया देते हैं, नौकरी देते हैं और प्लाट देते हैं। इतनी बड़ी राशि किसी और प्रदेश में दी नहीं जाती। ये निश्चित तौर से अनिल विज साहब, ये तो प्रोत्साहन राशि है और पदक तो गौरव है, पूरा देश का मस्तक ऊपर उठ जाता है, उसकी तुलना उससे नहीं की जा सकती। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि एक सिक्योरिटी जरूर खिलाड़ी को लगती है तो वो अपना पूरा दम खम लगा देता है। आपका जो प्रोत्साहन राशि है उसको तो सैल्यूट करते ही हैं, उसका सम्मान जो राशि आप देते हैं उसका तो मान है ही है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि हरियाणा में आपने जो पॉलिसीज बनाई उसके जो रिजल्ट अब देखने को मिल रहे हैं, तो एक सिक्योर भविष्य आप देते हैं, तो वो तमाम वो चीजें लोग जानना चाहते हैं। और आज इस बात का भी एक क्षण हमने देखा कि आपने गोल्ड, आपके प्रदेश से, देश से एक गोल्ड पदक दिलाने वाले आप ही के प्रदेश के हैं। तो कौन सी पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से ये सारी चीजें दिख रही हैं? अनिल जी।
देखिए, हमने अपने प्रदेश में खिलाड़ियों के लिए सब सुविधाएं देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर भी हम पूरा ध्यान देते हैं और पूरा प्रदेश का हमने प्लान तैयार किया हुआ है और मैपिंग की हुई है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बना के देना है, और उस पर लगातार काम हमारा जारी रहता है। और भी जो सुविधाएं होती हैं वो हम खिलाड़ियों को देते हैं। प्रधानमंत्री जी व्यक्तिगत तौर से बात करते हैं और जब पदक जीत के आते हैं तो आप जो हैं वहाँ पे भांगड़ा डालने लगते हैं, तो जुड़ जाते हैं, माइक्रो लेवल तक चले जाते हैं खिलाड़ियों के साथ, जो जुड़ाव है, जो अपना, तो वो एक खेल की जो संस्कृति है हरियाणा की, वो भी एक महत्वपूर्ण चीज है जिसको कि आपने और उसको इलाबोरेट किया है, जानना चाहते हैं। देखिए, हरियाणा में खेल का बहुत टैलेंट है, और मैं तो एक बात दावे के साथ कहता हूँ जी कि हरियाणा में इतनी क्षमता है कि सारे देश के मेडल्स की भूख अकेला हरियाणा पूरी कर सकता है और हम उस दिशा में लगे हुए हैं जी। हम एक एक गेम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। हमने यहाँ पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है और वो जल्दी फंक्शनल हो जाएगी। उसको हमने यहाँ पर बनाया है, और स्कूलों में भी हमने सारों में नर्सरियाँ खोली है, क्योंकि अगर नीचे से बच्चे नहीं आएंगे तो फिर खिलाड़ी आगे जाके खेल नहीं सकता है। अगर स्कूल स्तर पर ही बच्चों को तैयार नहीं किया जाएगा, हमने स्टडी किया, मैंने कई देशों का मॉडल स्टडी किया और देखा कि जो देश ज़्यादा मेडल लेकर आते हैं, एशियड है, जहाँ ओलंपिक है, जहाँ कॉमनवेल्थ है, वो देश बचपन से ही खेलों की तरफ लोगों को आकर्षित करते हैं, बच्चों को आकर्षित करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं और उनको तैयार करते हैं। अगर नर्सरियाँ नहीं चलेंगी तो फिर खिलाड़ी नहीं आ सकते। हम यहाँ पर नर्सरियाँ चलाने की तरफ, जब मैं खेल मंत्री था, मैंने यहाँ पर लगभग 450 नर्सरियाँ स्कूलों में खोल के दी थी, और बाकायदा हम उनको डाइट मनी देते थे, हम कोच की तनख्वाह देते थे, और वहाँ पर सभी स्कूलों में, और स्कूल हमारे पास भाग भाग कर आते थे कि हमें नर्सरी दी जाए, हम नर्सरी चलाना चाहते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने कहा कि नर्सरी हमने तैयार की है, जिससे कि आगे जाके पौधे तैयार यानी खिलाड़ी बड़े निकलते हैं। हम जानना चाहते हैं कि अगला ध्येय आप 2024 में क्या रखते हैं अपने खास तौर से अपने प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए, जो सब लोग जानना चाहते हैं कि 2024 के लिए आपने क्या कुछ सोचा है, क्योंकि अब तो लड़ाई 2024 में है और अब तो अलग एक मानदेय, मतलब एक मान स्थापित करना है, और वो ये कि हमारा गोल क्या होगा 2024 का, इस पर बात हो रही है। हमारा गोल तो है, मैंने आपको बताया कि हम हरियाणा से सारे हिंदुस्तान के मेडलों की जितनी भूख है, जितनी उम्मीद है उनकी, उतनी हम अकेली हरियाणा से हम देना चाहते हैं, और हम उसके लिए वर्क कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि हमने यूनिवर्सिटी बनाई है, यूनिवर्सिटी में सारी स्ट्रीम्स में हम लोगों को, क्यों, अगर हमको खिलाड़ी तैयार करने हैं तो आज हम विदेशों में कोच लेने जाते हैं, हम अपने कोच क्यों ना तैयार करें, हम क्यों ना वो यहीं पर ऐसी व्यवस्था तैयार करें कि यहीं पर शुरू से कोच मिल सके। उसके लिए मैंने यूनिवर्सिटी का निर्माण किया, रोहतक में हमने ये राई में हमने यूनिवर्सिटी का काम किया, यूनिवर्सिटी और जल्दी चालू हो जाएगी, थोड़ी सी उसमें अड़चन आ रही है, सारे काम हो चुके हुए हैं, विधानसभा से पास हो चुका हुआ है, थोड़ी सी अड़चन है वो दूर करेंगे। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा आवश्यकता है ट्रेनर्स को तैयार करने की। अगर ट्रेनर्स जब तक तैयार नहीं होंगे, अगर साइंटिफिक कोचिंग नहीं दी जाएगी तो हम आगे नहीं निकल सकते। हमारे में और दूसरे देशों में अंतर क्या है? यही अंतर है कि वो देश साइंटिफिक कोचिंग देते हैं, वो जो न्यूट्रिशन है वो क्या होना चाहिए साइंटिफिकली, एक खिलाड़ी का, जो किस गेम के खिलाड़ी का क्या न्यूट्रिशन होना चाहिए, और हमने उस यूनिवर्सिटी में वो कोर्स भी रखा है, हम तैयार कराएंगे। अगर हमारे पास है ही नहीं तो खिलाड़ी कहाँ से सीखेंगे? तो दोनों चीज़ें जरूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ट्रेनर्स जरूरी है। क्यों? अगर हम नर्सरियाँ खोलेंगे और हमारे पास सिखाने वाले ही नहीं होंगे
क्वालिफाइड नहीं होंगे। अब वैसे किसी अखाड़े से किसी कोच को ले आओ और वो को जी ये आपको सिखा देगा, वो अलग बात है, लेकिन सरकार में रखने के लिए वो सर्टिफाइड चाहिए, उसके पास कोई ना कोई कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो उसके लिए हम यूनिवर्सिटी तैयार कर रहे हैं, और वो यूनिवर्सिटी ना केवल हरियाणा बल्कि सारे देश के लिए वो यहाँ से जो एक्सपर्ट्स हैं गेम के वो हम तैयार करके दिया करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ना सिर्फ नर्सरी और इसके अलावा कोचेज और ट्रेनर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अब तो बात 2024 की होने लगी है कि हम कहाँ खड़े होंगे, हम पहले 10 देशों के में हैं या पहले 20 में होंगे, कहाँ पर खड़े हो सकते हैं, क्योंकि ये बहस अब बहुत तेज है। और हमारे साथ अनिल विज लगातार बने हुए हैं, जो कि खेल मंत्री भी रहे, अब गृह मंत्री हैं, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट्स को लगातार बात अपनी कह रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सब जानना चाहते हैं नीरज चोपड़ा के बारे में, तो क्या मुलाकात कर रहे हैं सरकार को लेकर? आपने क्या खास तौर से स्वागत के लिए क्या तैयारी की है नीरज चोपड़ा जी के लिए? नहीं, देखिए ऐसा है, अभी आपने शुरू में भी कहा कि हालांकि मैं बड़ी लंबी बीमारी जी साहब ठीक हुआ हूं। हाँ, मैं जानना चाहता था उसके बारे में भी। कोविड हो गया था जी, और जी। शायद हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा कोविड हो गया था, जी, लेकिन फिर भी जब गोल्ड आया मैं अपने आप को रोक नहीं सका। और मैं तो कहता हूं हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। क्या वो बात रुक नहीं है। सकता। वाह, जो इतनी बड़ी उपलब्धि है वो रुक नहीं सकता। मेरे जैसा आदमी अगर झूम सकता है, गा सकता है, नाच सकता है, मैं कभी नाचा नहीं हूं, लेकिन जैसे ही मैंने पर्दे पर देखा कि भारत ने गोल्ड हासिल कर लिया है, मैं अपने आप को रोक नहीं सका। मैं नहीं रोक सका और कोई भी नहीं रोक सकता। और मैं समझता हूं अगर हम सारे देशों के सामने अगर हम खेलों में टैलेंट है हमारे पास, हमें खेलों की तरफ और अधिक ध्यान देना पड़ेगा। हमें अपनी सरकारों के बजट और बढ़ाने पड़ेंगे, और जैसे हम देते हैं लोगों को प्रोत्साहन राशि देते हैं, और मैं तो चाहता हूं कि सभी प्रदेश इसी तरह से दें। और ये बहुत बड़ा आकर्षण है। और ये प्रोत्साहन राशि देखकर पहले माँ बाप कहा करते थे, अरे क्यों खेलने जाता है, पढ़ा कर लिखेगा पढ़ेगा बनेगा नवाब। लेकिन अब जब से मैंने 6 करोड़ रुपए की है, अब माँ बाप कहते हैं बेटे खेलेगा कूदेगा बनेगा नवाब, जाया कर मैदान में खेला कर जाकर। जब तक हम प्रोत्साहन नहीं देंगे, जब तक हम उनके सामने कोई टारगेट नहीं रखेंगे, भविष्य नहीं उसके सामने रखेंगे, तब तक माँ बाप बच्चों को कहाँ जाने देंगे। जी अनिल जी, आपने खेल कहा और मुझे खेला सुनाई पड़ गया एकदम से, तो मुझे ध्यान आया कि विपक्ष कह रहा है विषय नहीं आपने तो खेल ही कहा था, लेकिन मेरे कान में खेला पड़ गया। तो मैंने कहा, विपक्ष ने कहा कि सरकार अगर खेल पे ध्यान दे तो बहुत अच्छी बात है। उसने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर बाबू ध्यानचंद अवार्ड पर रख दिया, तो खेल पे करना चाहिए तो ज्यादा अच्छी बात है। खेला क्यों कर देते हैं अनिल विज जी? नहीं, देखिए खिलाड़ियों के लिए तो जो भी इनाम सुविधा स्टेडियम बनाया जाए वो किसी न किसी खिलाड़ी के नाम पर ही रखा जाए, वो प्रेरणा देता है। अब जो लोग एतराज कर रहे हैं, इन्होंने आज़ादी के पहले 50-60 साल तक जिन्होंने राज किया, जितनी भी परियोजनाएं बनी, जितने भी प्रोजेक्ट बने, उनमें से 90-95% का इसी खानदान का नाम है। नेहरू गांधी परिवार का ही नाम है उसके ऊपर। अरे दूसरों का भी आने तो स्वागत करना चाहिए। और अगर मोदी जी ने नाम रख दिया तो बहुत अच्छी बात है, सबको स्वागत करना चाहिए। हर चीज में राजनीति नहीं लानी चाहिए, और खेल में तो राजनीति बिल्कुल नहीं लानी चाहिए, बिल्कुल नहीं लानी चाहिए। खिलाड़ी है, उसकी कोई पार्टी नहीं है, उसका कोई क्षेत्र नहीं है, उसका कोई प्रदेश नहीं है, वो देश के लिए खेलता है। देश के लिए खेल के आए हैं, जितने खिलाड़ी गए हैं वो सब देश के लिए खेल के आए हैं। हमें उनका समान रूप से उनको गले लगाना चाहिए। तो देखिए हमारा खेल कहाँ जाएगा। अगर आप इसमें भी राजनीति करते हैं तो आप बहुत बड़ी रुकावट पैदा कर रहे हैं।
अनिल जी, मेरा आखिरी सवाल, मुझे मालूम है आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, अभी लंबी बीमारी से आप उठे हैं। हम आपसे कामना करते हैं कि आप बहुत उसी तरह बिल्कुल स्वस्थ और आपकी वही कड़क आवाज सुनाई पड़े। लेकिन एक सवाल जरूर जानना चाहते हैं कि आपको लगता है कि जब खेल रत्न अवार्ड जैसे नाम खिलाड़ियों के और वो ओलंपियन, वो जादूगर के नाम पर होंगे, तो लगता है कि वो जो खेल से जुड़ी हुई भावना है वो और प्रोग्रेस करेगी, ना कि किसी पॉलिटिशियन या नेता के नाम से उसका उल्लेख किया जाए। जी अनिल जी। बिल्कुल, खिलाड़ियों में बहुत ज़्यादा इसका असर होता है। जैसे मंदिर का नाम किसी न किसी भगवान के नाम पर रखा जाता है, आदमी जाता है तो उसी भगवान में हो जाता है, उसकी शक्ति बढ़ती है, उसकी ताकत बढ़ती है। उसी प्रकार से अगर स्टेडियम्स का या खेल से जुड़ी हुई चीज़ों का नाम खिलाड़ियों के नाम से रखा जाएगा, मैं तो चाहता हूं कि सारे हिंदुस्तान में जितने ऐसे प्रोजेक्ट हैं, जितनी ऐसी योजनाएं हैं, वो हमारे देश के खिलाड़ियों के नाम पर ही रखी जानी चाहिए, ताकि खिलाड़ियों को उससे प्रेरणा मिले। और जब किसी खिलाड़ी के और किसी ओलंपियन के नाम के खिलाड़ी के स्टेडियम में कोई आदमी पैर रखता है तो उसका असर ही और होता है। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अभी कुछ देर पहले राहुल गांधी जी का ट्वीट देखा, उसमें उन्होंने कहा कि फोन कॉल का वीडियो बहुत हुआ, अब इनाम की राशि भी दो। वो कहते हैं कि इनाम की जो राशि आपने कही है वो भी दे देना चाहिए। वीडियो कॉल्स और वीडियो पे बधाइयां तो बहुत हो गई, भांगड़ा तो आपने बहुत डाल दिया, डांस आपने बहुत कर दिया। ये खेल का समय, मैं कोई राजनीतिक बात करना तो नहीं चाहता हूं जी, लेकिन क्योंकि अब राहुल गांधी जी ने कहा है जी, उनको जवाब जरूर देना चाहूँगा। जी जी जी। हमारा दुर्भाग्य ये है कि राहुल गांधी जी कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि उनकी सरकारें क्या कर रही हैं, उनकी सरकारों ने क्या क्या किया है। इसी प्रदेश में हमारा राज आने से पहले कांग्रेस की सरकार थी जी, एशियाड हुए थे और भूपिंदर सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री हुआ करते थे जी। वो उनकी सरकार चली गई लेकिन उन्होंने इनाम नहीं दिए। उन एशियड के खिलाड़ियों को आकर मैंने इनाम दिए, कॉमनवेल्थ वालों को आकर मैंने इनाम दिए। राजीव गांधी को पहले इन चीज़ों की ज्ञान लेना चाहिए कि तुम क्या करते हो, तुम क्यों छोड़ के चले गए। और हमने पिछली बार साक्षी मलिक ब्रॉन्ज जीत कर आई थी, उसने जहाज से उतरकर इसी शुक्रिया जी। और इंक्लूसिव एथोस के आधार पर सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन का विजन परिभाषित किया है। इस विजन के जरिए हम अपने क्षेत्र में मैरीटाइम सिक्योरिटी का एक इंक्लूसिव ढांचा बनाना चाहते हैं। यह विजन एक सेफ, सिक्योर और स्टेबल मैरीटाइम डोमेन का है। फ्री मैरीटाइम ट्रेड के लिए यह भी आवश्यक है कि हम एक दूसरे के नाविकों के अधिकारों का पूरा सम्मान करें। दूसरा सिद्धांत, मैरीटाइम डिस्प्यूट्स का समाधान शांतिपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर ही होना चाहिए। आपसी ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस के लिए यह अति आवश्यक है। इसी माध्यम से हम वैश्विक शांति और स्थिरता सुनिश्चित कर सकते हैं। भारत ने इसी समझ और मैच्योरिटी के साथ अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ अपनी मैरीटाइम बाउंड्री को सुलझाया है। तीसरा सिद्धांत, हमें प्राकृतिक आपदाओं और नॉन स्टेट एक्टर्स, इनके द्वारा पैदा किए गए मैरीटाइम थ्रेट्स का मिलकर सामना करना चाहिए। इस विषय पर क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने कई कदम लिए हैं। साइक्लोन, सुनामी और प्रदूषण संबंधित समुद्री आपदाओं में हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहे हैं। पायरेसी को रोकने के लिए भारतीय नौसेना ने
भारतीय नौसेना में 2008 से हिंद महासागर में पेट्रोलिंग कर रही है। भारत का वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन फ्यूजन केंद्र हमारे क्षेत्र में साझा मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस बढ़ा रहा है। हमने कई देशों को हाइड्रोग्राफिक सर्वे सपोर्ट को और समुद्री सुरक्षा में प्रशिक्षण भी दिया है। हिंद महासागर में भारत की भूमिका एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में रही है। चौथा सिद्धांत, हमें मैरीटाइम एनवायरनमेंट और मैरीटाइम रिसोर्सेज को संजोकर रखना होगा। जैसा कि हम जानते हैं, ओशंस का क्लाइमेट पर सीधा इंपैक्ट होता है और इसलिए हमें अपने मैरीटाइम एनवायरनमेंट को प्लास्टिक्स और ऑयल स्पिल्स जैसे प्रदूषण से मुक्त रखना होगा और ओवरफिशिंग और मैरीन पोचिंग के खिलाफ साझा कदम उठाने होंगे। साथ ही हमें ओशन साइंस में भी सहयोग बढ़ाना चाहिए। भारत ने एक महत्वाकांक्षी डीप ओशन मिशन लॉन्च किया है। हमने सस्टेनेबल फिशिंग को प्रोत्साहन देने के लिए भी कई पहले ली है। पांचवा सिद्धांत, हमें रिस्पॉन्सिबल मैरीटाइम कनेक्टिविटी को प्रोत्साहन देना चाहिए। यह तो स्पष्ट है कि समुद्री व्यापार को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण आवश्यक है, लेकिन ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट में देशों की फिस्कल सस्टेनेबिलिटी और एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी उसको भी ध्यान में रखना होगा। इसके लिए हमें उचित वैश्विक नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए। एक्सेलेंसीज, मुझे विश्वास है इन 5 सिद्धांतों के आधार पर मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन इसका एक वैश्विक रोड मैप बन सकता है। आज की ओपन डिबेट की उच्च और सक्रिय भागीदारी यह दिखाती है कि यह विषय सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ मैं एक बार फिर आपकी उपस्थिति के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री रिस्पॉन्सिबल मैरीटाइम सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि किस तरह से समुद्री व्यापार और समुद्र में प्रदूषण और जो मछली का जो संतुलित व्यवहार है उसका धोन का वो कर सकते हैं। किस तरह से व्यापार में आगे बढ़ा जा सकता है और सहयोगी देशों से किस तरह से आपस में एक सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है, उसी विषय पर संबोधित कर रहे थे। में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा दूं। मलय नीरज जी हमारे साथ जुड़े हैं, खेल पत्रकार। बहुत बहुत शुक्रिया मलय जी। आज तो निश्चित तौर से आपसे बीच में मुलाकात हुई थी, लेकिन आज गौरव का क्षण है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जय भगवानपुर बॉक्सर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जफर भाई जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जफर इकबाल साहब पहले भी हमारे साथ प्रोग्राम्स में शरीक होते रहे, आज एक बार फिर से मौका मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जफर भाई आज जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। और मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करूं, मलय नीरज जी आपसे ही बातचीत शुरू करना चाहता हूं। लोगों ने कहा कि रियो में जब हम गए तो 118 लोग थे और स्पोर्ट्समैन, और उसमें हम 20 ही में क्वार्टर फाइनल या उससे आगे तक पहुंचे थे, लेकिन इस बार 120 में 55 में क्वार्टर फाइनल या उससे आगे तक हम दिखाई दिए। तो हम कह सकते हैं कि हमारा सफर बहुत अच्छा रहा और पदक के मामले में भी हम सबसे अच्छे रहे, लेकिन कुल मिला के जो है सेटिस्फैक्टरी है, या आप कह सकते हैं कि नहीं अभी सफर और बाकी है। मलय नीरज जी।
देखिए, सफर तो अभी और लंबा बाकी है, लेकिन आगाज हम कर चुके हैं। और ये आगाज अगर अच्छा रहा जैसा है, तो अंदाज सोचिए कैसा होगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक देश की, मैं चीन से तुलना नहीं करना चाहता, अगर आप ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन को देखिए, अटलांटा ओलंपिक में 1996 में उसके सिर्फ 15 पदक थे और आज 65 पदक है। तो इसलिए अगर आप पदक की राह पर आगे चल पड़े, जो कि बहुत अच्छा आंकड़ा आपने दिया कि क्वार्टर फाइनल तक अगर हम पहुंचे या थर्ड राउंड में पहुंचे, तो बहुत बड़ी बात होती है। मैंने 1992 में खेल पत्रकारिता शुरू की थी और आज तक यही कहते रहे कि अगर थोड़ा कंधा आगे कर लिया होता पीटी उषा ने तो पदक आ जाता, अगर सांस लंबी भर लेते मिल्खा सिंह जी तो पदक आ जाता। वो सब दिन अब पुरानी बातें हो गई, वो इतिहास की बातें हो गई। उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी है नीरज चोपड़ा ने और इस दल के सदस्यों ने उन सभी एथलीटों को जो अब दुनिया में नहीं है और वो भी जो हैं और जिनका अधूरा सपना अभी पूरा किया है। तो अभी सफर की शुरुआत हो चुकी है, जो एक नया कल्चर आया है, नई संस्कृति आई है। सिर्फ खेलो इंडिया की संस्कृति तो है वो अपनी जगह, लेकिन टॉप्स में जो ऊपर पहुंचाने वालों की पहचान कर उस प्रतिभा को वहां ले जाने की और उसके लिए सारा कुछ जमा करने की। मीराबाई चानू अगर अमेरिका नहीं भेजा जाता, उन्हें उनका इलाज नहीं होता, तो वो इस लायक नहीं होती कि आज वो भारोत्तोलन कर सकें। अगर नीरज चोपड़ा को जर्मन कोच उवे हॉर्न नहीं मिले होते, जिन्होंने 100 मीटर से ज्यादा भाला फेंक कर अपना विश्व रिकॉर्ड बनाया था सन 1984 में, तो आज नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक लेकर नहीं आते। तो जो खिलाड़ियों की जरूरत है, डॉक्टरों की, प्रशिक्षकों की, कोचों की, वो सब जो मुहैया कराई जा रही हैं चीजें, उन्हें उससे बहुत असर पड़ा है। हाँ, गुंजाइश है और कुछ करने की, बहुत कुछ करने की। खिलाड़ियों में देखिए, ग्राहम रीड और मैरियन, ये 2 कोच आए, बहुत मेहनत की उन्होंने। अपने यहाँ भी कोच लोग थे पहले से, वो भी मेहनत कर रहे थे। हरेंद्र ने सब बच्चों को तैयार किया था, एम.के. कौशिक ने महिला टीम के लिए बहुत काम किया था। मगर जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक्स जैसी प्रतियोगिता में जाते हैं, कंधों से कंधा मिलाकर चलते हैं अन्य देश के खिलाड़ियों के साथ, तो सर्वश्रेष्ठ तकनीक, सर्वश्रेष्ठ कोचिंग, प्रशिक्षण, सर्वश्रेष्ठ हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग, जहां पे आप ट्रेनिंग करने जाते हैं। यूरोप में अगर आपने स्वीडन में नीरज चोपड़ा ने ट्रेनिंग की, स्वीडन की ट्रेनिंग उन्हें काम आई यहाँ पर। तो इस तरह की चीजें जो हुई हैं खेलों के प्रति, वो बहुत महत्वपूर्ण है, झलक आई है। और अंत में मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जब भारत की प्रगति को ओलंपिक में जीते गए पदकों के पैमाने से तौला जाएगा, जो मुझे निश्चित लगता है तौला जाएगा आने वाले वक्त में, प्रधानमंत्री ने जो रुचि ली है उसको देखते हुए, तो भारत में खेलों की दुनिया बहुत सुनहरी होगी। राइट जफर भाई, मैं आपके पास आना चाहता हूं। और ये एक स्पोर्ट ऐसा रहा है जिसको कि हॉकी, जिसको कि मैं एक समय तो फॉलो करता था, फिर धीरे धीरे देखता भी रहता था, फिर स्कोर भी पूछ लेता था। मैं मैच नहीं देख पाया इधर बीच में, क्योंकि बाहर था, इसलिए मैच नहीं देख पाया, लेकिन शुरुआती मैच मैंने देखे। आप बहुत सारे लोगों ने बात कही, मैं एक आज आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें यह जिक्र था कि थोड़ा और तेज, थोड़ा और ऊंचा, थोड़ा और शक्तिशाली होना जरूरत है इसकी। 24 तक पदक, ये कांस्य जो है सोने में तब्दील होता हुआ दिखेगा। नए लोग आएंगे, स्पोर्ट्स से जुड़ेंगे, जहां तक हॉकी का सवाल है, ऐसा लगता है। और वो जो ऊर्जा है वो दिखी 41 साल बाद पदक के रूप में, तो वो आगे बढ़ेगी। जफर भाई, बिल्कुल बढ़ेगी। और मैं बहुत कॉन्फिडेंस हूं कि 2024, जो कि अब सिर्फ 3 साल रह गए, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो बस यही है कि उसकी तैयारी हो। 2028 लॉस एंजलिस की भी तैयारी करनी चाहिए अभी से, मगर 2024 तो बहुत करीब है। और मैं समझता हूं कि काफी नए लड़के, पहली मर्तबा तो 10 लड़के गए हैं, और नेचुरली उसमें से कुछ 1, 2, 3 खिलाड़ी ऐसे होंगे कि हो सकता है कि वो आगे ना खेल पाए, और उसका रिप्लेसमेंट जरूरी पड़ेगा हम लोगों के लिए, खास तौर पे श्रीजेश का या रुपिंदर पाल का है या विक्रम का है। तो मैं समझता हूं कि इन सब खिलाड़ियों का रिप्लेसमेंट जरूर चाहिए, और भी जो खिलाड़ी आ रहे हैं पीछे से, कि वेदर वो लोग इसके अंदर एडजस्ट हो सकते हैं। और फिर वही हमारी कहानी यही होगी कि एक्सपोजर होना चाहिए। जैसे मलाई साहब ने कहा, उनसे बहुत पहले हमारी बात काफी होती रहती थी, मगर ये उनका भी सजेशन यही है। और मैं भी यही कहूंगा कि जो भी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाए। किसी को चोट लग गई है या ऑपरेशन
की जरूरत है। यानी ये सब चीजें जो है खेलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि जिस ढंग से इस ओलंपिक्स में हमारे खिलाड़ियों ने जो एक बैरियर था दिमाग के अंदर के हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, और पहले ये सोचते थे कि हम कर ही नहीं पाएंगे, तो उसमें काफी तब्दीली आई है। और खास तौर पे पब्लिक का रुझान भी बहुत बड़ा है। हमारी जानकारी के हिसाब से पब्लिक भी बहुत सपोर्ट करती है। तो उससे भी ये लगता है कि अगर खिलाड़ी कांस्य पदक भी नहीं जीत रहा है बट दे आर बीइंग अप्रिशिएटेड, तो वो एक बहुत पॉजिटिव चेंज है, थॉट है पब्लिक के अंदर, जो पहले नहीं था हम लोग के टाइम से। हम लोग जो 68-72 में ब्रॉन्ज मेडल भी लेकर के हम लोग सर झुका के चलते थे और छुपा के चलते थे। आज वो टाइम नहीं है, नया भारत है। और ये डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। जय भगवान जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन जफर साहब से एक सवाल और पूछना चाहता हूं। जैसा मलय साहब इशारा कर रहे थे, मैं उसको थोड़ा सा इलैबोरेट करना चाहता हूं। जहां तक हॉकी का, स्पेसिफिकली मैं हॉकी पे बात करना चाहता हूं एक सवाल के जरिए। आप मानते हैं कि अब जहां तक कोच का मसला है वो सॉल्व हो चुका है? दूसरा सवाल ये कि इस टीम में वो चीज पाक दिख रही है जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती है, और एक टीम के तौर पे ये डिफरेंस इसमें कुछ नजर आ रहा है जो बाकी बाज दफा नजर नहीं आता था टीमों में, तो वो अब नजर आ रहा है। ये दो चीजें जो कि बहुत जरूरी है। 3 साल के बाद फिर ओलंपिक है और फिर 28 की बात हो रही है। जी जफर भाई। तो ये कहना चाहता हूं कि कोच तो है ही, होते ही है टीम के साथ, फिजिकल ट्रेनर होते हैं, सब चीज सपोर्टिंग स्टाफ सब होता है। मगर मैंने जाने से पहले भी मैं ये कह रहा था कि जब तक अगर लड़के तैयार नहीं होंगे, मानसिकता उनकी और फिटनेस उनकी, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर ये विनिंग कॉम्बिनेशन जो है हमारा, उसमें और पैनापन आएगा तो जरूर मेडल का रंग चेंज आएगा। और मैं यही कहना चाहता हूं कि यूनिटी जो है वो टीम के लिए यानी बहुत बड़ी चीज है। अगर लड़के चाहें तो हर कुछ लड़का ही कर सकते हैं। ये जरूर है कि गेम प्लान बनता है, कोच के साथ डिस्कशन होता है, मगर लड़कों के अंदर अगर जील नहीं डेवलप होगा, वो डिटर्मिनेशन नहीं होगा, यस, तो वो फिर आप कामयाब होंगे। और यही जो लड़के हैं, हमारे दूसरे एथलीट्स भी हैं, और हॉकी में भी जैसे लड़कियों का है कि लड़कियों में जो इतना उछाल आया है वो इसी की वजह है कि यूनिटी उन्होंने दिखाई, वो फिट भी थे, मेंटली टफ भी थे, तो दे हैव सक्सीडेड। राइट सर। जय भगवान मेरे साथ मौजूद हैं, एक ग्लास पानी हमें लगता है शायद पी रहे थे जब मैं देख रहा था। जय भगवान जी, मैं ये जानना चाहता, थोड़ा मायूसी तो नहीं है कोई ऐसी बात पर, लेकिन आज तो खैर सम्मान का है, फक्र सिर्फ फक्र से ऊपर है। बॉक्सर्स से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन कब होता है, स्पोर्ट्स में होता है। लेकिन जैसा जफर भाई इशारा कर रहे थे कि पदक नहीं मिला तो क्या हुआ, लेकिन एक जज्बा पैदा हुआ है राष्ट्र में, देश में, कि नहीं, वी कैन डू, हम कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी चीज है खेल संस्कृति का। जहां तक सवाल है, हम परफॉर्म कर सकते हैं। ये पहले तो यही नहीं बनता था कि अरे छोड़िए साहब, ओलंपिक में कहां पदक। तो जब एथलेटिक्स में आ सकता है, और बॉक्सिंग तो हमारा एक लग रहा था कि इस बार पदक आएंगे, तो आप क्या आज के दिन आप क्या महसूस कर रहे हैं, और बॉक्सिंग को लेकर खासकर अगर सवाल पूछा जाए तो? सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही हमारे बजरंग पूनिया और नीरज चोपड़ा जी और सब मेडलिस्ट और ओलंपियंस जैसे एयरपोर्ट्स पे उतरे हैं और उनका स्वागत किया गया है, तो उस टाइम पे जब हम उतरते थे तो हमें ऐसा लगता था कि कहीं कभी हमारा ब्रॉन्ज आता था, कभी सिल्वर आता था, कभी गोल्ड आता था। तो कई बार ब्रॉन्ज या सिल्वर आता था तो उस जनता का प्यार देख के हमें ऐसा लगता था कि यार कहीं ना कहीं इनके प्यार पे हम खरे नहीं उतर पाए हैं, तो हमें और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए ताकि अगली बारी हम गोल्ड लाएं और इनके प्यार को अच्छे से अपना पाएं और अच्छे से देश का नाम रोशन कर पाएं। तो खासकर तो आज मैं बधाइयां देना चाहूंगा कि उनका इतना अच्छा स्वागत किया गया है कि उनको नेक्स्ट टाइम पे लगेगा कि हमने और मेहनत करनी है और ओलंपिक्स में सारे गोल्ड मेडल लेके आने हैं। सेकंड बात मैं बोलना चाहूंगा कि जो माल्या सर ने कहा कि भाई फॉरनर कोचेज हमारे पास आ रहे हैं, अच्छी बात है, फॉरनर कोचेज हमारे बच्चों को ट्रेनिंग करवा रहे हैं, लेकिन जैसे कि कुम्हार घड़े को, कच्ची मिट्टी को बनाता है, वो फॉरनर्स कोच हमें सब जूनियर्स में चाहिए, ताकि जो हमारे घड़े की जो तराश है वो नीचे से ही अच्छी हो के आए। जब तक वो सीनियर बैच में आए तो उनके पास ऑटोमेटिक ओलंपिक लेवल की सोच हो। जब सीनियर बैच को हम इंटरनेशनल कोच देते हैं तो वो सिर्फ उसको शाइन कर सकते हैं, उसका स्टेमिना बना सकते हैं, उसको टेक्निक
में चेंज नहीं कर सकते, कुछ परसेंट चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब हम बचपन से ही उसको अच्छे तरीके से टेक्निक बनाएंगे तो हमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड, जो अभी कोचेज आए हैं हमारे सारे जो साथ में है, नीरज चोपड़ा के पीछे की टीम है, बजरंग पूनिया के कोचेज हैं, जो बेसिक कोच है, अगर जब तक उनको सरकार मदद नहीं करेगी, जब तक उनके लिए खड़ा नहीं होगी, जब तक बेसिक कोचेज को कोई फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, तब तक हम ओलंपिक्स मेडलिस्ट के बारे में नहीं सोच सकते हैं। अभी नीरज चोपड़ा को स्टार बना दिया, बट इसके पीछे कितने उसके फादर, उनके चाचा जी से मेरी बात हुई थी, कितना स्ट्रगल्स है, उसके जो कोचेज है उनका कितना स्ट्रगल्स है, उनको मद्देनजर रख के उनको भी सुविधाएं दी जाए ताकि आने वाले टाइम पे ओलंपिक्स में मेडल की संख्या बढ़ सके। जय भगवान जी, मैं आपकी एक तारीफ करना चाहूंगा, इजाजत दे मुझे, और वो ये कि आप बड़ी बड़ी जैसे बॉक्सर होते हैं, जैसे खिलाड़ी होते हैं ना, सटीक, सीधे, सपाट बयान, बिल्कुल सीधा बोलते हैं और बहुत सीधा सपाट बोलते हैं। मैंने, हाँ जी, और मैं इस बात से बहुत मुतासिर हूं आपकी बात से, और ये बात सच है कि इसमें मलय साहब और जफर भाई दोनों को अपनी बात कहनी चाहिए। जहां तक आपने ये बात कही है मैं बिल्कुल कह रहा हूं, लेकिन मेरे पास जो इस समय आपने कहा ना स्टार बना दिया, वो स्टार हैं, और निश्चित तौर से वो इस समय चमक उनकी सोने की इतनी तेज है कि सारे लोग जी, मैं आ रहा हूं जय भगवान जी, आ रहा हूं जो दिखाई दे रही है, तो मैं एक रुख उधर ही करना चाहूंगा नीरज जी के पास। वो जो कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनकी तरफ देखना चाह रहा हूं, सारे लोग देखना चाह रहे हैं, तो वो देखते हैं। उसके बाद में अब बजरंग पूनिया जी आपके, सॉरी जय भगवान जी, मैं पूरी बात आपकी सुनता हूं जी। एक बार फिर से रुक करना चाहूंगा नीरज जी की तरफ, जो उन्होंने आज बातचीत की है, मैं एक बार फिर से रुक करना चाहूंगा उसी तरफ। मुझे लगता है कि कुछ टेक्निकल फ्लॉज है, मैं एक बार बात करूंगा, लेकिन हाँ जय भगवान जी, आप अपनी बात पूरी कंप्लीट करिए। मैं आप सभी के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमें प्यार देते रहेंगे, मीडिया हमें बार बार दिखाती रहेगी, तो हमारे इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स का माहौल बन जाएगा। जैसे कि आज आप हमें लगातार कवर कर रहे हैं, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारे ग्रास रूट से लेकर तब तक हम स्टार ना बन जाए, तब तक आप हमें कवर करेंगे, तो हम आपको ओलंपिक्स का मेडल जरूर देंगे। दूसरी बात, जब हम राजपाल जी के साथ बैठे हुए थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि जब स्पोर्ट्स का फ्रंट पेज आना स्टार्ट हो जाएगा ना न्यूज़पेपर का, तब स्पोर्ट्स ऊपर उठेगा। जिस दिन नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल लिया था, उस दिन फ्रंट पेज पे नीरज चोपड़ा ही था। तो हम सारी मीडिया को, उनकी टीम को बधाइयां देना चाहेंगे कि उस दिन हमें आपको फ्रंट पे रखा आपने हमें, और आगे भी आप अगर हमें फ्रंट पे रखेंगे तो हम हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे, नीचे नहीं जाने देंगे। ये बात सच है आपकी, मैं बिल्कुल, मैंने कहा ना आप सपाट बोलते हैं, बहुत साफ बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है। मलय जी इस पर ज्यादा क्लियर करेंगे। और मुझे, मैं 365 दिन शो करता हूं, लेकिन शायद उसमें एक दिन या 2 दिन भी कोई स्पोर्ट्स पे शो नहीं करता, तो मुझे करना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए, मुझे बात करनी चाहिए, आप जैसे लोगों को सामने लाना चाहिए, तो जिक्र करना चाहिए। जबकि खुद मैं स्पोर्ट्स को लाइक करता हूं। मैंने उस दिन भी कहा था कि मैं पहला पन्ना बाद में देखता हूं, तीसरा जो अंदर का 8वां पन्ना होता है या 7वां पन्ना, मैं पहले देखता हूं स्पोर्ट्स वाले पन्ने को, मेरी रुचि वहां ज्यादा है। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए, कम से कम 2 या 3 दिन तो ऐसे होने चाहिए जिस दिन इस पर शो होना चाहिए। मलय जी, आज का दिन बहुत खास है। जी जी, देखिए, जय भगवान ने जो बात कही है और जो जफर भाई ने बात कही है, उन बातों से कोई मतभेद का तो प्रश्न ही नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, और ये पुराना जुमला है कि जो दिखता है सो बिकता है, और अगर दिखेगा तो बिकेगा। अगर अदिति अशोक को जिसने खेलते हुए देखा इस उम्मीद में कि वो पदक जीतेगी, वो समझ गया कि बर्डी और ईगल में क्या फर्क होता है। राइट सर। वो समझ गया कि ग्रीन किसे कहते हैं, बंकर किसे कहते हैं, सैंड क्या होता है। तो जो दिखता है वो सचमुच बिकेगा। और जब नीरज चोपड़ा ने जैवलिन का स्वर्ण पदक जीता है, बहुत सारे बच्चे होंगे जो ये सोचेंगे कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन की शुरुआत की थी एक मोटे ताजे बच्चे के रूप में और आया था वेट कम करने और गोल्ड मेडल लेके आया, ये बात सही है। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखें तो जो ये मैं खेल संस्कृति की बात कर रहा था, उस संस्कृति में ये होता है एक चीज जो बहुत जरूरी है, जो मिसिंग है, बहुत मैं दुख के साथ ये बात कह रहा हूं, वो ये कि जैसे क्रिकेट का एक एनुअल कैलेंडर है। आपको पता है कि आज भारत की टीम श्रीलंका गई है, वहां से आएगी इंग्लैंड जाएगी, इंग्लैंड से आएगी 2020 वर्ल्ड कप खेलेगी, और अंतरराष्ट्रीय श्रृंखलाओं के साथ भारत जुड़ जाता है। उसी तरह से अगर हॉकी का, बॉक्सिंग का, वेट लिफ्टिंग का जो हमारा एक
एनुअल कैलेंडर बने, उस कैलेंडर को हम फॉलो करें और उसको मीडिया भी फॉलो करे, तो इसका बहुत असर पड़ेगा। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा इवेंट्स में अगर हमारे बच्चे जाएंगे, हिस्सा लेंगे, तो उस वहां से जब वो निखर कर सामने आएंगे, और इसकी बहुत सख्त जरूरत है। मेरी बात मानिए, मैं आप बहुत लोग शायद नहीं जानते, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कही आपने भले जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। और इसका उदाहरण मैं बताऊं आपसे, जब बेल्जियम का मैच हो रहा था हॉकी का, तो बहुत सारे लोग थे, इनका ये मानना था कि अच्छा बेल्जियम को तो हरा देंगे, ये बात थी। लेकिन क्योंकि बेल्जियम को फॉलो ही नहीं कर रहे थे लोग, बेल्जियम को जान ही नहीं रहे थे वो कैसी हॉकी खेलते हैं, तो बहुत सारे लोगों को इस बात का अंदाजा ही नहीं था। मैं बिल्कुल वो जो जिस बात का जिक्र कर रहा था नीरज की तरफ मैं रुख करना चाहूंगा, जो उन्होंने आज बातचीत की। फिर जफर भाई मैं आपकी तरफ आता हूं, वो कैलेंडर पर जिस पे बात हो रही थी। जी नीरज क्या कहेंगे? नीरज आज के मौके पे क्या कहेंगे? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी का कि इतना आदर और सम्मान मिल रहा है। और आज हमारे हरियाणा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर और सभी आए हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद। तो भारत के लिए गोल्ड जीता, पहली बार एथलेटिक्स में जीता है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं यही दुआ करता हूँ कि बस जी जय भगवान जी, बात आपकी बिल्कुल सच है कि सोने की चमक होती ही ऐसी है, चारों तरफ वही दिखाई पड़ती है और उसकी आभा भी वैसे ही है। लेकिन हाँ, उसकी तैयारी में बहुत सारा पसीना बहता है और बहुत सारी चीजें वक्त और उसके साथ धैर्य और सब्र चीजें लगती हैं। और कैलेंडर स्पोर्ट्स कैलेंडर जिसकी बात आपने मलय जी की है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट का होता है, हम सारे लोग फॉलो करते हैं, और अगर और स्पोर्ट्स का हो तो और लोग धीरे धीरे आए। जैसे किसी ने मुझसे पूछा, बहुत छोटे से बच्चे ने, कि जो गोल्फ स्टिक है और ये जो गेम है ये कितना टेक्निकल है, समझ में क्यों नहीं आता। और ये सवाल था, जब उसने पूछा तो निश्चित तौर से मानिए कि उसके दिमाग में कहीं आ गया है ये बात कि इसको समझना है, और अगर उसके समझ में आ गई बात तो उसको खेलना भी है। और यही खेल संस्कृति होती है, और यही दायित्व होता है किसी स्पोर्ट्स एडिटर का या स्पोर्ट्स रिपोर्टर का या जर्नलिस्ट का, कि वो तमाम सारी चीजें सामने लाए और एक खेल भावना और खेल के प्रति जागरूकता पैदा करे। जफर भाई, मैं वो सवाल जानना चाह रहा था कि ना जानना, हमारे लिए जानना जरूरी नहीं था कि बेल्जियम इतना अच्छा खेल रहा है, वो तो मैदान में देख ही लिया हमने। लेकिन अनभिज्ञता सिर्फ बहुत एक चीज पे नहीं होती, उसके तमाम एस्पेक्ट्स पर होती है। वो शायद हमें लगता है कि आने वाले समय में इसको अगर खत्म कर पाए तो हम बहुत जल्द ऊपर दिखाई पड़ेंगे। जफर भाई, मैं सबसे पहले जो मलाई साहब ने कहा है उस पे तो मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि देखिए हर गेम का अपना कैलेंडर होता है और पूरा कैलेंडर साल का ही बनाया जाता है। और मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि कैलेंडर जो पहले हॉकी का बनता था तो वो बिल्कुल दिखाया जाता था। और आपको याद होगा कि जितने भी हम लोग ऑल इंडिया टूर्नामेंट्स करते थे हिंदुस्तान के अंदर, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो या बेटन कप हो या मुर्गप्पा गोल्ड कप हो या बॉम्बे गोल्ड कप हो या आगा खान, ये जितना कवरेज उनका होता था, मगर आजकल की स्थिति ऐसी है कि उन सब टूर्नामेंट्स का हिंदुस्तान के अंदर कवरेज बिल्कुल निल हो गया। पर लोगों को, यानी हम लोग को ये नहीं पता लगता कि कब कहाँ पे टूर्नामेंट, और वो कवरेज पूरा ऑल इंडिया बेसिस पे होता था। अब प्रॉब्लम ये आ गई है आजकल के वो जो कमर्शियल, जिसमें के ब्लॉक्स बिकते हैं, कमर्शलाइजेशन हो गया है, तो उसकी वजह से भी यानी हॉकी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक पेज खरीदे और अपने बारे में लिखे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कैलेंडर तो मलाई साहब होता है, सब फेडरेशन के पास होता है, मगर जो कमर्शलाइजेशन हुआ है प्रिंट मीडिया में, उसकी वजह से ये सब चीज दब गई है। अदरवाइज हॉकी का कवरेज होना बहुत जरूरी है, और अगर नहीं हुआ आगे सालों में तो मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उसमें उछाल कैसे आए, लोगों के अंदर दिलचस्पी कैसे पैदा हो। ये सवाल लोगों के दिमाग में आ रहा है, जरूर आया होगा कि कैसे फर्क पड़ता है। ये सामने जय भगवान जी बैठे हैं और बॉक्सर हैं, और एक कोई पिछले 15 सालों का अगर इतिहास देखेंगे तो बहुत तेजी के साथ हम आगे और तेजी के साथ निकलते इस इवेंट में आए। वो ये है कि बहुत सारे लोगों को पता चलता कि अच्छा ये इवेंट है, उसे टैलेंट जो है आइडेंटिफाई करा जाता है,
और मले साहब इसको बहुत अच्छी तरह से बताएंगे कि आप टैलेंट आइडेंटिफाई करते हैं, उसका इंटरेस्ट होता है, तब वो उसमें आता है और फिर वो एक टैलेंट के एक रास्ता बनता है, एक खेल की एक लकीर बनती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और शायद ये कि कवरेज को लेकर बात हो रही है कि हम क्यों नहीं वहाँ तक आए, हम इंटरेस्ट और अगर ज़्यादा पैदा करें तो बहुत बेहतर रिजल्ट्स दिखा सकते हैं। मले जी। देखिए जफर भाई, मैं भी यही बात कह रहा था कि कैलेंडर बना के उसको दिखाना, जो भी है उसको दिखाना बड़ा जरूरी है। क्योंकि अभी मुझे कोई पूछ रहा था कि ये बताइए कि नीरज चोपड़ा का अगला इवेंट कहाँ होने वाला है, अब वो कहाँ जाएंगे, कहाँ वो अपनी दावेदारी फिर पेश करने वाले हैं, और उसको कहाँ क्या दिखाया जाएगा, क्या उसको समझाया जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि ये बातें बहुत जरूरी हैं। एक बात तो ठीक है, मगर साथ में जो प्रतिभाओं की पहचान की बात है उसको मत भूलिए। मुझे लगता है कि लॉस एंजलिस ओलंपिक्स जो आज से 7 साल बाद होंगे, उनके लिए आपको प्रतिभा की पहचान करके उसको तराशने का काम आज से शुरू करना होगा। तब जाकर लॉस एंजलिस में आपका बच्चा वहां जाकर पदक जीतने की कतार में अग्रिम पंक्ति में खड़ा होगा। ये बात माननी पड़नी होगी, ये माननी होगी ये बात। और इसके लिए कोचिंग की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, मनोवैज्ञानिक की व्यवस्था। आप देखिए ना, आपकी 15 लोग गए हैं शूटिंग टीम में, एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट नहीं है आपकी टीम में, जबकि आप जानते हैं कि यह मन को शांत करके, हृदय गति को कम करके खेलने वाला खेल है। 160 हार्ट रेट है जो आपका शूटर है उसका। और आप देख रहे हैं कि विश्व चैंपियनशिप जीते हुए 15 के 15 नाकामयाब हो गए। क्यों? क्योंकि एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट नहीं है टीम में। और आपने रख भी दिया तो 1 महीने पहले रख दिया, उसका कोई असर नहीं होगा। उसको एक लंबे समय तक उसके साथ रहकर उसको अभ्यास कराना होगा, उसके साथ उसका एक रैपो कायम होता है। और जय भगवान जी, मैं आपकी बात से जय भगवान जी मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं कि मुझे खासतौर से मैं अपनी बात कह सकता हूं कि मुझे कम से कम साल में 2 या 3 दिन तो जरूर करना चाहिए कोई प्रोग्राम जिसमें तमाम सारे खिलाड़ियों उनके एस्पेक्ट को सामने लाना चाहिए, और ऐसा करना भी चाहिए और ऐसा मैं करूंगा, मैं कहता हूं। लेकिन अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर से हाजिर होता हूं। के मौके पर जुलूस निकाला गया था।